नए कृषि कानूनों का क्यों कर रहे हैं किसान विरोध? सरकार कह रही है कि हम मंडियों में सुधार के लिए कानून लेकर आ रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि कानून में कहीं भी मंडियों की समस्याओं का सुधार का जिक्र नहीं है। हर बदलाव को सुधार नहीं कहा जा सकता, कुछ विनाश का कारण भी बन सकते हैं। देश ने ऐतिहासिक सुधार के नाम पर नोटबंदी को झेला और भयावह परिणाम देखने को मिले। इस कदम से लाखों नौकरियां और सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गई। जीएसटी को भारत की आर्थिक आज़ादी के रूप में दिखाया गया। 2% जीडीपी बढ़ाने का दावा किया गया। जीएसटी आधी रात में आ तो गया, लेकिन अभी कभी जीडीपी को ऊपर नहीं बढ़ा पाया, अलग से अर्थव्यवस्था और नीचे लेकर चला गया। कोविड-19 से लड़ने के नाम पर पूरे देश में महज 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन किया गया। 21 दिन की अभूतपूर्व लड़ाई बताई गई। कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हज़ारों प्रवासी मजदूरों की जिंदगियां देश की सड़कों पर ख़त्म हो गई। लाखों नौकरियां चली गईं, अर्थव्यवस्था नेगेटिव हो गई। अब इतिहास बनाने के नाम पर किसानों को चुना गया है। सदन में तमाम हो हल्ले के बीच किसानों की नई आर्थिक आज़ादी की कहानी लिखी जा चुकी है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने द्वारा लिखे गए सुधारों को नई आज़ादी के रूप में प्रचारित किया है, लेकिन सच कितना है, इसे लेकर कई सवाल खड़े हैं। आइए जानते हैं। आपको बता दें कि संसद ने किसानों के लिए 3 नए कानून बनाए हैं। पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इसमें सरकार कह रही है कि वह किसानों की उपज को बचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है। किसान इस कानून के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे, निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। इसके जरिए बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए ये किसानों की उपज खरीद बेच सकते हैं। अच्छा, ये कानून बनने के बाद अब इसका असर क्या होगा, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। यही खुली छूट जाने वाले वक्त में एपीएमसी मंडियों की प्रासंगिकता को समाप्त कर देगी। एपीएमसी मंडी के बाहर नए बाजार पर पाबंदियां नहीं है और न ही कोई निगरानी। सरकार अब बाजार में कारोबारियों की लेन देन, कीमत और खरीदार की मात्रा की जानकारी नहीं होगी। इसके अनुसार सरकार का नुकसान है कि वह बाजार में दखल करने के लिए कभी भी ज़रूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएगी। इस कानून से एक बाजार की परिकल्पना भी झूठी बताई जा रही है। ये कानून तो 2 बाज़ारों की परिकल्पना को जन्म देगा, एक एपीएमसी बाज़ार और दूसरा खुला बाज़ार। दोनों के अपने नियम होंगे। खुला बाज़ार टैक्स के दायरे से बाहर होगा। सरकार कह रही है कि हम मंडियों में सुधार के लिए यह कानून लेकर आ रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि कानून में कहीं भी मंडियों की समस्याओं के सुधार का जिक्र तक नहीं है। यह तर्क और तथ्य विकल्प बिल्कुल सही है कि मंडी में 5 आड़ती मिलकर किसान की फसल तय करते थे। किसान और को परेशानी होती थी, लेकिन कानूनों में कहीं भी इस व्यवस्था को ठीक करने की बात ही नहीं कही गई है। मंडी व्यवस्था में कमियां थी, बिल्कुल ठीक तर्क है। किसान भी कह रहे हैं कि कमियां हैं तो ठीक कीजिए। मंडियों में किसान इंतज़ार इसलिए भी करता है क्योंकि पर्याप्त संख्या में मंडियां नहीं है और आप नई मंडियां बनाएं। नियम के अनुसार हर 5 किलोमीटर के रेडियस में एक मंडी। अभी वर्तमान में देश में 7,000 मंडियां हैं, लेकिन ज़रूरत है 42,000 मंडियों की। आप इतना निर्माण करें। किसान का कहना है कम से कम हर किसान की पहुंच तक एक मंडी बना दें। संसद में भी तो लाखों कमियां हैं। क्या सुधार के नाम पर वहां भी एक समांतर निजी सांसद बनाई जा सकती है? फिर किसानों के साथ ऐसा क्यों? चलिए खबरों को आगे लिए चलते हैं। आज सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। कृषि सुधार के नाम पर किसानों को निजी बाजार के हवाले कर रही है। हाल ही में देश के बड़े पूंजीपतियों में रिटेल ट्रेड में आने के लिए कंपनियों का अधिग्रहण किया है। सबको पता है कि पूंजी से भरे लोग एक समांतर मजबूत बाजार खड़ा कर देंगे। बची हुई मंडियां
इनके प्रभाव के आगे ख़त्म होने लगेंगी। ठीक वैसे ही जैसे मजबूत निजी टेलीकॉम कंपनियों के आगे BSNL समाप्त हो गई। इसके साथ ही APMC MSP की पूरी व्यवस्था धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। कारण है कि मंडियां ही MSP को निश्चित करती हैं, फिर किसान औने पौने दाम पर फसल बेचेगा, सरकार बंधन से मुक्त हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे बिहार सरकार किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई है। वर्ष 2020 में बिहार में गेहूं के कुल उत्पादन का 1% ही सरकार खरीद पाई। बिहार में यही APMC मंडी कानून 2006 में ख़त्म किया गया था। सबसे कम कृषि आयों वाले राज्य में आज बिहार अग्रणी है, लेकिन आज यही कानून पूरे देश के लिए क्रांतिकारी बताया जा रहा है। कोई एक सफल उदाहरण नहीं है जहां खुले बाजारों ने किसानों को अमीर बनाया है। सरकार कह रही है कि निजी क्षेत्र के आने से किसानों को लंबे समय में फ़ायदा होगा। यह दीर्घकालिक नीति है, लेकिन बिहार में सरकारी मंडियां व्यवस्था 2006 में ख़त्म हो गई थी। 14 वर्ष बीत गए, यह लंबे समय ही है। अब जवाब है कि वहाँ कितना निवेश आया है, वहाँ के किसानों को क्यों आज सबसे कम दाम पर फसल बेचनी पड़ रही है। अगर वहाँ उसके बाद कृषि क्रांति आ गई तो मजदूरों के पलायन का सबसे दर्दनाक चेहरा यहीं क्यों दिखा। क्यों नहीं बिहार कृषि आय में अग्रणी राज्य बना, क्यों नहीं वहाँ किसानों की आत्महत्याएं रुकी। कई सवाल खड़े करते हैं। चलिए बताता हूँ आपको दूसरा कानून यह है कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और सेवा करार विधेयक 2020। एक बार फिर बताते हैं, दूसरा कानून है कृषि सशक्तिकरण, संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। इस कानून के संदर्भ में सरकार का कहना है कि वह किसानों और निजी कंपनियों के बीच में समझौते वाली खेती का रास्ता खोल रही है। इसे सामान्य भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। आपकी ज़मीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार किराए पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन बाजार में बेचेगा। यह तो किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की शुरुआत जैसी है। चलिए हम मान लेते हैं कि देश के कुछ किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहते हैं, लेकिन कानून में किसानों को 2M दर्जे का बना रख दिया गया है। द इकोनॉमिक टाइम्स लिखते हैं कि सबसे अधिक कमज़ोर तो किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान और ठेकेदार के बीच में विवाद निस्तारण के संदर्भ में है। विवाद की स्थिति में जो निस्तारण समिति बनेगी उसमें दोनों पक्षों के लोगों को रखा जाएगा, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पूंजी से भरा हुआ इंसान उस समिति में महंगे से महंगा वकील बैठा सकता है और फिर किसान उसे जवाब नहीं दे पाएगा। इस देश के अधिकतर किसान तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ भी नहीं पाएंगे। कितना समर्थन है किसान, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कानून के अनुसार पहले विवाद कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ 30 दिन के अंदर किसान निपटे और अगर नहीं हुआ तो देश की ब्यूरोक्रेसी में न्याय के लिए जाए। नहीं हुआ तो फिर 30 दिन के भीतर एक ट्रिब्यूनल के सामने पेश होकर जगह SDM अधिकारी मौजूद रहेंगे। धारा 19 में किसान को सिविल कोर्ट के अधिकार से भी वंचित रखा गया है। कौन किसान चाहेगा कि वह महीनों लगकर सही दाम हासिल करे और तहसील जाने से घबराते हैं। उन्हें तो अगली फसल की ही चिंता होगी। तीसरा कानून है, आपको बता दें, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। यह न सिर्फ किसानों के लिए है बल्कि आम जन के लिए भी खतरनाक है। ये क्या है? कृषि उपज जुटाने की सीमा नहीं होगी। तीसरा कानून, जैसे मैंने बताया आपको कि तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। यह न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि आम जन के लिए भी खतरनाक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखा गया है। अब कृषि उपज जुटाने की सीमा नहीं होगी। उपज जमा करने के लिए निजी निवेश
को छूट होगी। सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहाँ खुली छूट है। यह तो जमाखोरी और कालाबाजारी को कानूनी मान्यता देने जैसा है। सरकार कानून में साफ लिखती है कि वह सिर्फ युद्ध या भूखमरी या किसी भी बहुत विषम परिस्थिति में रेगुलेट करेगी। वो सिर्फ 2 कैटेगरी में 50% हॉर्टिकल्चर और 100% नॉन पेरिसेबल के दाम पर बढ़ने पर रेगुलेट करेगी नहीं, बल्कि कर सकती है, ये बात कही गई है। सरकार कह रही है कि इससे आम किसानों को फ़ायदा है तो वे सही दाम पर अपनी उपज बेचेंगे। लेकिन यहाँ मूल सवाल यह है कि देश के कितने किसानों के पास भंडारण की सुविधा है। हमारे यहाँ तो 80% तो छोटे मझोले किसान हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन 2020 के संबंध में सामान्य किसानों को ये फ़ायदा नहीं। इस देश के किसान गोदाम बनवा कर नहीं रख सकते हैं, सही दाम तक इंतज़ार कैसे करेंगे। सरकारों ने भी इतने गोदाम नहीं बनवाए हैं। किसानों को अगली फसल की चिंता होती है तो जो बाज़ार में दाम चल रहा होगा उस पर बेच पाएंगे, लेकिन फ़ायदा उन पूंजीपतियों को ज़रूर हो जाएगा जिनके पास भंडारण व्यवस्था बनाने के लिए एक बड़ी पूंजी उपलब्ध है। अब आसानी से सस्ती उपज खरीदकर स्टोर करेंगे और जब आसमान छूने लगेंगे बाज़ार में बेचकर लाभ उठाएंगे। किसान को सहारे की ज़रूरत है। ये भी है कि सहारा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर चुकी है सरकार। यह देश के 14 करोड़ कृषि परिवारों का सवाल है। शांता कुमार समिति कहती है कि महज 6% किसान MSP का लाभ उठा सकते हैं, बाकी 94% बाजार और बिचौलिया पर ही निर्भर रहते हैं। अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र आय असमानता को सबसे अधिक देख रहा है। इसके लिए किसानों को MSP का कानूनी अधिकार दिए जाने की ज़रूरत है। कोई उनकी फसल उससे नीचे दाम पर न खरीदे। अगर कोई खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो और सरकार यह संबंधित व्यक्ति उसकी क्षतिपूर्ति करे। यह कितना विचारणीय विषय है जो कि किसान देश के 130 करोड़ आबादी का पेट भर रहा है। आज वह अपनी उपज का सही दाम भी हासिल नहीं कर पाता है। देश के किसी भी किसान या किसान संगठन ने कभी ऐसे कानूनों की मांग नहीं की थी। किसान और कृषि संगठनों की मांग हमेशा MSP और उसका C2 के आधार पर निर्धारण, कर्ज मुक्त किसान और 100% फसल खरीद की रही है। यह कानून सिर्फ किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है। यह एक संवैधानिक प्रश्न भी है कि कारण है कि कृषि और केंद्र दोनों का विषय और यह भी समवर्ती सूची में भी आता है। APMC कानून को पारित करना राज्यों का अधिकार है, इसलिए यह कानून तो असंवैधानिक भी कहा जा सकता है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर संघवाद को कमज़ोर करने वाला कानून है। सरकार बाजार आधारित कृषि के लिए काम कर रही है, न कि देश के 14 करोड़ किसान परिवारों के लिए।